देखेंगे पहला मुहावरा, आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोने का भावार्थ हो जाता है बहुत अधिक पछताना। जैसे कभी कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बहुत पछताना पड़ता है, तो जब वो अपनी बात को कह के लोगों से बोलता है तब लोग कहते हैं कि अब ये आठ आठ आंसू रो रहा है जब इसने ध्यान नहीं दिया। तो आठ आठ आंसू रोने का मतलब है अधिक पछताना। आगे शब्द आता है आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ने का भाव हो जाएगा अभिमान होना या घमंड में भर जाना। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर मान लो जॉब लग गई या उसको अच्छा पैसा आने लगा, तो फिर क्या होता है, आदमी को आदमी नहीं समझना, तो तब लोग कहते हैं अब तो ये आसमान पर चढ़ गया है। आगे शब्द आता है किताब का कीड़ा होना या किताबी कीड़ा होना, ये बोल देते हैं। मतलब भाव हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। जो बहुत अधिक पढ़ता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कि ये तो किताबी कीड़ा बन चुका है, मतलब हमेशा किताब से लगा रहता है। आगे शब्द आता है किनारे लगना। किनारे लगने का भावार्थ हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। जैसे वाक्य दिया हुआ है, संजू जल्दी से इस काम को किनारे लगाओ, मतलब इस कार्य को समाप्त करो। आगे शब्द दिया है कमर टूटना। कमर टूटने का भावार्थ हो जाएगा आर्थिक स्थिति कमजोर होना। जैसे किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं कि कमर टूटना, कि इसकी तो कमर टूट गई। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे आजकल व्यापार में सुरेश की कमर टूटी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कमर ही टूटी हुई है, कहने का मतलब है उसके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। आगे शब्द आता है लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोने का अर्थ हो जाता है सारा काम खराब कर देना, यानी सारा काम चौपट होना। कोई काम कर रहे हैं और वो खराब हो गया, तो उसके लिए कहते हैं यहाँ तो लुटिया ही डूब गई। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बिजनेस किया और बिजनेस में पूरा पैसा लगाया और बिजनेस चल नहीं पाया और वो नष्ट हो गया, तब कहते हैं ये बिजनेस करके या ये काम करके इसकी तो लुटिया ही डूब गई। आगे शब्द आता है सब्ज बाग दिखलाना। ये वाला पॉइंट जो है आपका कई बार आया हुआ है। सब्ज बाग दिखलाने का भावार्थ होता है झूठी दिलासा देना या अच्छी बातें कहकर बहकाना या बातों से बहला फुसला लेना। तो जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां नौजवान छात्रों को सब्ज बाग दिखाकर अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करती हैं, मतलब उनसे झूठे वादे करके और बहला फुसला के उन्हें अपनी पार्टी में रखते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं हम। आगे आता है माइका लाल। माइका लाल का भावार्थ हो जाता है साहसी व्यक्ति, यानी या हम कहें कि एक तरह से योद्धा व्यक्ति जो होता है। आपने देखा होगा, ऐसे कहते हैं ना, कोई काम है जिसमें करने में बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, तो लोग कहते हैं कि अरे इस काम को तो कोई माइका लाल कर सकता है, या कोई चैलेंज देते हैं, है कोई माइका लाल जो ये काम कर सकता है, तो कहने का मतलब है साहसी व्यक्ति, किसके अंदर इतना साहस है। आगे शब्द आता है गांठ का पूरा। गांठ का पूरा का भावार्थ हो जाता है धनी व्यक्ति या मालदार। देखो यहाँ पर ध्यान देना, गांठ शब्द का अर्थ यहाँ पे धन से है। ठीक है, तो गांठ का पूरा होने का मतलब होता है मालदार। जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि यह आदमी तो गांठ का पूरा है, मतलब क्या है, मालदार है। ठीक है, ऐसे एक और वाक्य आता है, मतलब मुहावरा आता है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो मतलब कहने का मतलब है ये इसका भावार्थ आ जाएगा कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसमें आता है कि मूर्ख धनवान व्यक्ति, इसका मतलब ये है कि उसका नजरिया नहीं है, वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है, लेकिन मालदार है, तो उसके लिए प्रयोग होता है। वो भी आपके वाक्य में मतलब आता है परीक्षा में, तो इसे ध्यान रखना। गांठ शब्द का अर्थ जो है वो धन से है। आगे शब्द है गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देने का मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। जैसे इस आदमी ने यह बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। मान लो कोई बहलाने फुसलाने की बात कर रहा हो और एक वाक्य ऐसा बोल दिया कि सामने वाला समझ गया कि हाँ ये मुझे बहका रहा है, तो मतलब तो कहते हैं इसने सब गुड़ गोबर कर दिया, मतलब सारी चीजें बना बनाया काम बिगाड़ दिया। आगे शब्द आता है काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होने का भावार्थ हो जाएगा महामूर्ख होना। एक शब्द हो जाएगा मूर्ख होना और एक हो जाएगा महामूर्ख। अब इसमें जब भी आपको लगाना तो महामूर्ख लगाएंगे। कैसे? एक तो उल्लू होना, उल्लू होने के लिए मूर्ख का प्रयोग किया जाता है, और ऊपर से काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी का। अब कोई चीज अगर लकड़ी की है तो उससे तो कोई बुद्धिमत्ता की हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, तो मतलब पहले से मूर्ख है और उस पर भी लकड़ी वाला, यानी और भी ज्यादा मूर्ख, तो बहुत ज्यादा मूर्ख होना का प्रयोग करते हैं। आगे आता है घी के दिए जलना या घी के दिए जलाना। कहने का अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना या खुशी होना। अब यहाँ से भाव बदल जाएगा, अगर हम जैसे क्रिया को बदलेंगे कि घी के दिए जलना, तो मतलब हो गया खुशी होना, और अगर हम कहेंगे घी के दिए जलाना, मतलब खुशी मनाना। तो जैसे अब आपकी अगर जॉब लग जाए तो आपके घर वाले जो होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, घी के दिए जल जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो जैसे अब पड़ोस में होते हैं, पड़ोसी अगर हो जाता है, मान लो उसका सिलेक्शन हो गया, तो घी के दिए जलते हैं, कौन से, नमक के दिए जलते हैं, नमक पे ना जले पे नमक छिड़क जाता है। अब वहीं पे अगर ऐसा हो कि कोई पड़ोसी है, वो जॉब जॉब के लिए तैयारी कर रहा था और पता चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब घी के दिए जलते हैं, अच्छा हुआ नहीं हुआ, है ना। तो अब इसे मतलब इसी तरह से बताते हैं ना कि अगर किसी का कोई नुकसान होता है
तो घी के दिए जल जाते हैं लोगों के। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख में बहुत खुशी मनाते हैं और दूसरों के सुख में गम मनाते हैं, शोक मनाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप देखेंगे कि वह स्वयं भी, उनकी ज़िंदगी वैसी ही गुजरती है। उनके घर में कभी खुशियाँ नहीं आती, उनके घर में दुख ही दुख आते रहते हैं, वो कभी अच्छे पोस्ट पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है कि दूसरे की खुशी में खुश हो रहा है, दूसरे के दुख में दुखी हो रहा है, कोई अगर ये भी कह रहा है कि इतना दर्द तो उनको भी नहीं हो रहा होगा जितना तुझे दर्द हो रहा है और रोने पे, या मतलब, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप उनके जीवन को देखना कि उनका जीवन अलग ही सुधरता चला जाता है। ऐसा आपने नहीं, क्योंकि ऐसे लोग मिलते कम है ना, इसलिए तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी जो दूसरे के दुख में दुखी हों और दूसरे के सुख में सुखी हों। तो ऐसे, वही तो कहना, ऐसे लोग जो हैं बहुत कम ही मिलते हैं। तो इसलिए आपने उदाहरण का, इसलिए पहले वाले का कहा कि हाँ देखा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लो, इसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यही सिखाता है कि आपका किसी एक चीज को, वो ये नहीं सोचता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं जानता कि ये दूसरे के लिए हो रहा है या इसके लिए हो रहा है। उसे बस एक बात समझ में आती है कंप्यूटर की तरह, कि अगर कोई काम हुआ, जैसे सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने ना गाड़ी खरीदी, अब आपके पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी है, तो उसको देखकर आपके अंदर जलन हो रही है, बहुत अंदर तक कष्ट हो रहा है, क्यों खरीद ली, क्यों खरीद ली। तो प्रकृति को क्या मैसेज जा रहा है, प्रकृति को मैसेज ये जा रहा है कि नई गाड़ी खरीदने पर इस व्यक्ति को बुरा लगता है। तो प्रकृति कहती है तथास्तु, तुम्हारे जीवन में कोई नया अब खरीदा ही नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हें बुरा लगता है, तो उसके जीवन में कभी नहीं आएगी। ये प्रकृति में जो आपके भाव जाते हैं, ठीक है। अब वहीं पे मान लो किसी के घर में ऐसा हुआ, किसी के एक्सीडेंट हो गया या किसी का कोई नुकसान हो गया और व्यक्ति को पता चला, मन ही मन खुश हो रहा, होना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। तो अब उस व्यक्ति के साथ जो ऐसा खुश हो रहा है, खुद उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा नुकसान होगा, क्योंकि प्रकृति को क्या समझ में आया कि जब कुछ गलत होता है तो इसे खुशी होती है। तो प्रकृति को एक पॉइंट समझ में आता है कि जिस भाव से तुम खुश होते हो मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगी, जिस भाव से तुम दुखी होते हो मैं तुम्हें वो प्रदान नहीं करूंगी। पर उसे ये पॉइंट समझ में नहीं आता कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए है। तो जीवन में, अब इस बात को समझाने का मेरा क्या उद्देश्य है, इस बात को मेरा समझाने का उद्देश्य ये है कि जीवन में कभी भी, चाहे किसी दूसरे के साथ हो रहा है वो काम, अगर खुश होने का काम है तो खुश हो और दुख होने का काम है तो दुखी हो, नहीं तो नेचर को ना कुछ और संदेश दोगे। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो दूसरों की प्रॉब्लम में बहुत खुश होते हैं और दूसरों के अच्छे, उनके अच्छा काम होता है, भला काम होता है तो बड़े चिढ़ते रहते हैं, एकदम से चिढ़ बना लेते हैं। मैंने उन लोगों को कभी सफल होते हुए नहीं देखा जीवन में। एक एवरेज जीवन वो जीते हैं अपनी ज़िंदगी में और उनके साथ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे टीचर हमें कहते थे जब हम 10th-12th में थे, तो हमारे क्लास टीचर जो थे कहते थे कि प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी क्लास के सारे बच्चे पास हो जाएँ और पीछे से हम भी पास हो जाएँ। तो ये प्रार्थना करोगे तो ईश्वर को लगेगा कि ये ना बहुत मतलब बंदा जो है बहुत अच्छे विचारों वाला है, इसका कल्याण करो, इसको सबसे पहले पास करो। और जो लोग कहते हैं नहीं पहले मेरा हो जाए बाकी जाएँ ऐसे, तो उनका कभी नहीं होता। हाँ, आज के बच्चे नहीं मानते इन सब चीज़ों को, मैं जानती हूँ, इस तरह की नैतिकता का मज़ाक बनाते हैं, लेकिन मैं आपको वही सिखाऊँगी, मेरे जीवन का अनुभव है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, वो आज भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बस एक फ़र्क है थोड़ा-सा कि हम लोगों ने मानना नहीं, हमें ना तो शिक्षा देते हैं लोग और ना हम मानते हैं, और जो ये आजकल हमारे सोशल मीडिया पे इधर-उधर की चीज़ें चल रही हैं, इनके चलते हम नैतिकता को बहुत पीछे रखते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ मुझे बात याद आई ना घी के दिए से, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? तो जीवन में याद रखना, हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही खुश होना, बुरी चीज़ों पर दुखी होना। आगे शब्द आता है हमारा दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होने का भावार्थ हो जाता है भाग्य का चक्कर। आप लोगों ने इस पॉइंट को देखा ही होगा, अक्सर अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों का बोलते हुए देखा होगा कि जब किसी के भाग्य में अगर कोई परेशानी हो रही होती है तो कहते हैं कि कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ये दिनों का फेर है, मतलब भाग्य का चक्कर है। ठीक है, चलो, तो ये मुहावरे इस तरह से आप याद करना, आगे बढ़ेंगे। आपस में बात करना इतना जरूरी होता है क्या? ऐसी कौन सी बात कर रहे हो, हमें भी बता दो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अविकारी शब्द। बंद नहीं हुई है, मैंने कमेंट भी कर दी। इससे साफ पता चल रहा है कि इनको मैम क्या बोल रही हैं इसका कोई मतलब नहीं है। सुनोगे कैसे? क्योंकि मैंने इधर करते हुए तुम्हें बोला है, अब तुम्हें लग रहा है कि मैम पढ़ा रही है। इससे साफ पता चलता है कि तुम अपनी बातों में इतने मशगूल हो कि मैंने तुमको यहाँ पे इधर की बोर्ड की तरफ देखते हुए कमेंट भी कर दी, तो तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है ना, कि मैम क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, और ऊपर से यूं और कह रहे हैं मैम सुन नहीं पाए। तुम क्या बात कर रहे हो आपस में ऐसी? चलो देखो, हम लोगों ने कल की क्लास में किया था क्रिया विशेषण, आज हम लोगों को करना है संबंध बोधक। क्रिया विशेषण के बारे में हम जानते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हम संबंध बोधक। संबंध बोधक हमारा क्या होता है?
परिभाषा कहती है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करते हैं उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। हमने जब ये कहा कि क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो जितने भी हमने कल अविकारी शब्द पढ़े थे, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो अविकारी शब्द हैं आपके, और वो अविकारी शब्द ही कभी क्रिया का रोल, क्रिया विशेषण का रोल निभाएंगे, कभी वो संबंध बोधक में आएंगे। तो आपको समझना है कि किस स्थिति में वो रखा हुआ है, तब आपको उसे समझना है। अगर वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अगर वो वही शब्द यानी अविकारी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ उसके संबंध के बारे में सूचित करेगा, वो संबंध बोधक शब्द कहलाएगा। अब वो संबंध बोधक शब्द किस स्थिति में होगा? पहले तो वो होना चाहिए एक अविकारी, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका संबंध किसी पद के साथ यानी संज्ञा के साथ ऐसा लग रहा हो। तो अब ये पहचानने के लिए इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका बहुत आसान है। अगर कोई भी अविकारी शब्द है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ सीधे, पहले शुरू करने से पहले, कोई भी अविकारी शब्द है, इस अविकारी शब्द के पहले अगर आपको का, की, के ये कारक चिन्ह दिख रहा है, आपको याद है ये कारक चिन्ह किसका है? संबंध कारक का, ठीक है। तो संबंध कारक का तो ये संबंध बताता है। ये कारक चिन्ह अगर आपको दिखाई देता है तो इस कारक चिन्ह के तुरंत बाद यहाँ पर जो अविकारी शब्द होगा वो संबंध बोधक कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? जब ये काकी के हमारे शब्द होते हैं, इनसे यहाँ पे ठीक पहले जो शब्द रखा होगा वो संबंध कारक होगा, ठीक है, इनसे पहले संबंध कारक होता है। तो ये हमें पता चल गया। अब ये संबंध कारक के यहाँ इसके बाद यानी ये संबंधी वाला स्थान है, अगर इस संबंधी वाले स्थान पर कोई अविकारी शब्द रखा हुआ है तो वो संबंध बोधक होगा। पॉइंट समझ में आया? अब एक बात और ध्यान रखिए, ये ऐसी स्थिति आपको लगभग 80% मिलेगी। 20% में एक और पॉइंट आपका आता है। अगर कोई अविकारी शब्द है, इस अविकारी शब्द से पहले यहाँ पर कोई कारक चिन्ह है, कोई भी कारक चिन्ह, में, से, ठीक है, कोई भी आ जाए, तो ये अविकारी शब्द उस समय भी संबंध बोधक होता है। ये ऐसी ट्रिक है आपकी जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्रिया विशेषण से भी अलग करेगा ये। तो जैसे हम क्रिया विशेषण को तो अभी तक पढ़ रहे थे कि समझना है कि क्रिया का काल बता रहा है, समय बता रहा है, स्थान बता रहा है, क्या बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई अविकारी शब्द, तो आपको पता चल गया कल हमने जितने भी शब्दों को पढ़ा था वो सारे के सारे क्या हैं? अविकारी हैं। अगर उनमें से किसी शब्द से ठीक पहले कोई भी कारक चिन्ह हमको दिखाई देगा तो वे अवकारी शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? संबंध बोधक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? चलो अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। अब इसमें ध्यान रखना, कुछ शब्द आपके सामने ऐसे रखे हुए हैं जो आपके अधिकांश समय में संबंध बोधक के रूप में रहते हैं, जैसे मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, तरफ, और, समेत, सहित, अनुकूल, अनुसार, भर, आसपास, अपेक्षा, आगे, आदि आदि। तो ये शब्द हमारे, इससे पहले हमने इन शब्दों को किसमें देखा था? अविकारी में देखा था, क्रिया विशेषण में, ठीक है। अब इन्हीं शब्दों को हम देखेंगे वाक्य प्रयोग करके कि कैसे ये हमारे संबंध में बनते हैं, ठीक है। चलो वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य हमारा कह रहा है मेरा भूख के मारे, मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। दूसरा वाक्य, धन के बिना जीवन कठिन लगता है। दूसरा वाक्य, सीमा रात भर जागती रही। दूसरा वाक्य, चौथा वाक्य लिखिए, अजय दीपक की अपेक्षा अधिक पढ़ता है। अपेक्षा का मतलब होता है चाहना और उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज करना, अनदेखा कर देना, ठीक है।
कहते हैं ना, उसने मेरी उपेक्षा कर दी, मतलब मुझे अनदेखा कर दिया, अपमान कर देना। मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है, धन के बिना जीवन कठिन लगता है, सीमा रात भर जागती रही, अजय दीपक की अपेक्षा अधिक पड़ता है। अब देखो यहाँ पे 4 वाक्य आपके सामने दिए हैं, आपको यहाँ पे पहचानना है संबंध बोधक अविकारी शब्द। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? पहला वाक्य देखेंगे, मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। इस वाक्य में आप उस शब्द को पहचानने की कोशिश करिए कि जो क्या है, एक अविकारी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक ही शब्द हमें अविकारी दिखाई दे रहा है, और वो क्या है? मारे। ठीक है, अविकारी हमको दिख गया। अब अविकारी दिख गया तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस मारे से पहले यहाँ पे के आया हुआ है, तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ये शब्द जो है क्या हो गया? संबंध बोधक अविकारी शब्द हो गया। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, लिख लो। दूसरा दिया है, धन के बिना जीवन कठिन लगता है। इस वाक्य में भी हमारा अविकारी शब्द जो है वो क्या है? बिना है। और यहाँ पर हमारा इससे पहले के आया हुआ है, इससे हम यहाँ पे पहचान लेते हैं कि बिना भी हमारा क्या है? संबंध बोधक अविकारी शब्द है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो इन दोनों वाक्यों में एक तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया। अब इसके भाव की बात करेंगे। जो भाव ने कहा है कि संज्ञा का संबंध बताता है वो किसी अन्य पद से। ठीक है, तो वाक्य में संज्ञा का जब संबंध बताता है तो देखो यहाँ पे संज्ञा पहले ना, भूख, भूख के मारे दम निकल रहा है, तो एक वाक्य आ गया दम निकलना। ये जो दम निकल रहा है किस कारण से निकल रहा है? भूख के कारण से। तो यानी इन दोनों का, भूख का दम से संबंध दिखाने के लिए ये मारे शब्द आया बीच में, तो ये इससे इसका क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। धन के बिना जीवन कठिन लगता है, जीवन कठिन लगता है किसके बिना? धन के बिना। तो ये धन और जीवन का आपस में क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। तो अगर आप भाव से पहचान सकते हो तो भाव से पहचानिए, अन्यथा आपको जो मैंने ट्रिक दी है, और ट्रिक आपकी बहुत आसान है, इसे दूसरे तरीके से और पहचान सकते हैं। मान लीजिए कि वाक्य देकर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें संबंध बोधक अविकारी शब्द बताइए, आपको अविकारी शब्द की पहचान भी नहीं हो रही है, तो आप संबंध बोधक में एक बार कोई देख लीजिए, काकी के कहाँ पे लगा हुआ है। जहां आपको काकी के दिखाई दे तो काकी से ठीक पहले वाला तो कारक चिन्ह हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखना है, अगर ये कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई अविकारी शब्द है तो वो अविकारी शब्द ही आपका संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सीमा रात भर जागती रही। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किसी संज्ञा के बाद अगर भर शब्द लग जाए तो ये भर आपका क्या कहलाएगा? संबंध बोधक कहलाएगा। ठीक है, भर शब्द के लिए याद रखिएगा। अजय दीपक की अपेक्षा अधिक पढ़ता है, तो अपेक्षा ये हमारा अविकारी शब्द है, और इससे पहले यहाँ पर की आया है, तो ये भी हमारा क्या बन गया? संबंध बोधक बन गया। ठीक है, अब बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो जो आपके संबंध बोधक हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। चलिए, ये तो आपने समझ लिया। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कल हम लोगों ने वाक्य पढ़ा था उसी के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान लो हमने कहा था, वह पीछे खड़ा था, वह पीछे आया है, वह दीपक के पीछे खड़ा है। अब इन 3 वाक्यों में पीछे शब्द आया है, और तीनों ही जगह ये हमारा अलग अलग रोल में है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों तो हमारा क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण का भेद अलग हो जाता है। खड़ा होना यानी स्थान का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आना समय का बोध करा रहा है, तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे वह दीपक के पीछे खड़ा है, तो यहाँ पर जो ये पीछे शब्द है ये संबंध दिखा रहा है कि यानी खड़ा होना, यानी इस क्रिया का संबंध दिखा रहा है कि वो दीपक के क्या है? पीछे है। तो अब ये क्रिया के बारे में उतना नहीं फोकस कर रहा जितना फोकस कर रहा है ये उसके संबंध के बारे में। इसे हमने कैसे पहचाना? इस के कारण पहचाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में आएगा, आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पे भी ये पता चल रहा है कि वह पीछे खड़ा है, यहाँ भी खड़ा होना क्रिया का ही फोकस करा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि वह दीपक के पीछे खड़ा है, यहाँ भी खड़ा होने का ही फोकस करा रहा है, तो क्या ये क्रिया विशेषण नहीं होगा? तो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन उससे पहले ये क्या है? संबंध बोधक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि आप जब ये आपको विकल्प में अगर संबंध बोधक ना दिखाई दे और उस समय आपसे पूछे कि यह क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तब आप बताएंगे स्थानवाचक। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि पीछे यहाँ पर कौन सा अविकारी शब्द है और विकल्प में आपका संबंध बोधक दिया हुआ है, तो आपका पहला चुनाव क्या होगा? संबंध बोधक। बात समझ में आ गई ना? इसमें बिल्कुल क्लियर रहिएगा, और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और गलत भी होते हैं छात्रों के, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि हमें उत्तर क्या देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपको यहाँ कनेक्शन दिख रहा है ना, ये कनेक्शन आपको दिख रहा है ठीक वैसा जैसा हम लोगों ने पढ़ा था सार्वनामिक विशेषण
और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। दोनों तो एक ही था, अब कहीं पे हम उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं और कहीं पे हम उसको सार्वनामिक विशेषण कह रहे हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे संबंध आ रहा है। तो आपको विकल्प के अनुसार इसमें चुनना होगा और प्रश्न के अनुसार चुनना होगा। अगर उसने यहाँ पर ये देकर आपसे ये पूछा कि क्रिया विशेषण का भेद बताइए कि कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है, तो फिर आप उसको बताएंगे कि वो स्थानवाचक है, ठीक है, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि उसको संबंध बोधक नहीं पूछना, क्या पूछना है, क्रिया विशेषण। और जब वो पूछे कि इस वाक्य में अविकारी शब्द कौन सा है, या रेखांकित करके कि ये शब्द कौन सा अविकारी शब्द है, तो पहला चुनाव संबंध बोधक का, दूसरा चुनाव फिर क्रिया विशेषण का, ठीक है। तो जब अगर विकल्प में संबंध बोधक है तो पहले आप संबंध बोधक ही लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये काल का नहीं करा रहा है, आप इसे देखेंगे जो रात जो है वो एक संज्ञा है, ठीक है, और वो भर भर पे फोकस कर रहा है कि जागने का संबंध रात से दिखा रहा है वो वहां पर। पहला पॉइंट संबंध बोधक। दूसरा पॉइंट कि ये निपात है। निपात मतलब कैसे निपात शब्द भी बन रहा है, क्योंकि ये रात पर फोकस कर रहा है, बल डाल रहा है कि अगर हम कहें सीमा रात में जागती रही, हमने ऐसे बोला तो हमें इस पे कोई फोकस नहीं हो रहा, लेकिन हम वहीं पे बोल रहे हैं सीमा रात भर जागती रही, तो अब इस पे फोकस हो रहा है कि बल डाला जा रहा है कि वो रात भर जागती रही, तो अब इस पे ना बल भी पड़ रहा है। तो अगर यही वाक्य कह के अगर ये पूछे कि इस वाक्य में निपात शब्द बताइए, तो आपको भर बताना पड़ेगा। अब ये पूछे कि इसमें कि ये संबंध बोधक है, तो ये संबंध बोधक आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने भर शब्द के लिए आपको कहा है कि इसको याद कर लेना। अब ये जो चीज है, ये पॉइंट आपके सारे में आ रहे हैं, हालांकि आपकी परीक्षा में जो आते हैं 70% आपके ये सारे शब्द जो है अविकारी शब्द कह के ही पूछे जाते हैं कि अविकारी शब्द बताइए, क्योंकि सारे जो है वो एक ही में। फिर इनके हम जब इनके 4 भेद हमने कर लिए, तो 4 भेद में हम इनको अलग अलग लेके जाते हैं, और फिर अविकारी शब्द से अलग आता है हमारा निपात शब्द, वो उसके भेद में नहीं आता, वो उससे अलग आता है। जैसे हमने विशेषण में प्रविशेषण पढ़ा कि प्रविशेषण क्या होता है, तो वो विशेषण का प्रकार तो नहीं था। आप ऐसे भी कह सकते हो, मतलब ये सोच सकते हो कि मैम विशेषण को फिर जो प्रविशेषण है इसे भी तो हम 4 प्रकार के कहा है, हम 5 भी तो कह सकते हैं, तो लेकिन नहीं, क्योंकि विशेषण की परिभाषा में बिल्कुल अंतर है और प्रविशेषण की परिभाषा में बिल्कुल अंतर है, तो वो विशेषण का भेद नहीं हो सकता, तो वो विशेषण के बाद रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे शब्द आते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि अब जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको इस दृष्टि में सबसे पहला चुनाव क्या करना है, संबंध बोधक का करना है। वहीं उसने अगर पूछा कि इस वाक्य में निपात शब्द कौन सा है, तो फिर आप भर को लगाएंगे। अब वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि मैम आपने तो पहले संबंध बोधक बताया था, अभी यहाँ पे निपात में भी पढ़ रहे हैं। मैंने कल भी आपको ये बताया कि जो नहीं शब्द है आपका, आपको इसे निपात में भी बताना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे यूं ही बता रही हूँ, अगर ये परीक्षा में पूछा गया ना होता तो मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं बताती, कतई नहीं बताती, क्योंकि फिर वो उलझने वाली चीज है। पर ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ गलती मत करना। यहाँ आपको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे समझ के याद कर लो चाहे रट के याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो मैंने पॉइंट समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे का, की, के वाला मैंने बता दिया है, दूसरे कारक चिन्ह का आप यहाँ पे समझ लो। जैसे मान लो आगे शब्द है, ये हमारा क्रिया विशेषण में भी आया है, ठीक है, और ये हमारा संबंध बोधक में भी आ रहा है। अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ अंतर आ रहा है, बच्चे आगे बढ़े, तो बच्चे आगे बढ़े, इसमें जो आगे है वो अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पद को दिखा रहा है कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमने जब वाक्य लिया बच्चे स्कूल से आगे बढ़े, तो ये दोनों चीज दिखा रहा है, क्रिया विशेषण भी दिखा रहा है और संबंध भी दिखा रहा है। तो पहले संबंध दिखाता है और बाद में ये क्रिया विशेषण दिखाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले दिखा रहा है ये संबंध स्कूल से, तो ये आगे से पहले यहाँ कारक चिन्ह आ गया। अब आप ये सोचेंगे मैम आप तो काकी के बारे में बोल रही थी, तो ध्यान रखिएगा मैंने पहला पॉइंट यानी 80% आपको काकी के मिलेगा, 20% में आपको कोई भी कारक चिन्ह मिल सकता है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है इससे इसका संबंध और फिर उसके बाद दिखा रहा है क्रिया विशेषण। तो हमें पहला रूप देखना है, यहाँ पे हो गया क्रिया विशेषण और यहाँ पे हो गया संबंध बोधक। इसी तरह से दूसरा वाक्य दिया है वह ऊपर बैठा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया विशेषण दिखा रहा है। लेकिन हमने कहा वह बस के ऊपर बैठा है, तो ये संबंध भी दिखा रहा है और क्रिया विशेषण भी दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे लिए पहला क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। तो हमने यहाँ ऊपर से पहले के लगा दिया तो संबंध हो जाएगा। अब इतना ही आपसे पूछेगा, इसमें ये दूसरा रूप नहीं पूछेगा, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, कभी आप ये कहें इनमें ऐसे अंतर कर सकता है ऐसे देकर, तो आपके लिए बहुत आसान है। जब तक कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है तब तक क्रिया विशेषण, और कारक चिन्ह लगते ही क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ना निपात, सब अभी पूछना, अभी क्यों पूछ रहे हो, आगे के लिए बता रही हूँ आपको। अब देखो जो ये हमारा संबंध बोधक है ये 3 प्रकार का, इसे हम 3 अलग अलग आधारों पे बांटते हैं। अब फिर से मैं बता दूं, जो जिन छात्रों की हमारी परीक्षा एक सामान्य परीक्षा है, ठीक है, उनके लिए यहाँ जो मैंने बताया यहीं से प्रश्न आता है।
इसके बाद नीचे जो दिया हुआ है, जो ये आधार दिए हुए हैं, ये अध्यापक वाली परीक्षा में भी नहीं आता है, ठीक है, ये मॉक टेस्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। आप नहीं देते, लेकिन मेरी तो ड्यूटी बनती है ना पढ़ाने की, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ जो अब आपको मिलेंगे ये मॉक टेस्ट के आधार पर, तो देख लो इनको भी, कभी परीक्षा में आते हैं तो। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संबद्ध संबोधन, संबद्ध संबंध बोधक अवयव और अनुबद्ध, ठीक है, दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संबद्ध में क्या होता है। परिभाषा कहती है ये संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद प्रयुक्त होते हैं। इसका कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं समझ में आ जाएगी, आप आराम से पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें वाक्य प्रयोग करो, यहाँ पे इसमें जो पहले दिया है ना, पहले वाक्य प्रयोग करते हैं, उसके बाद समझेंगे हम। जैसे मान लो, हाँ, इसमें संबंध में, संबद्ध में लिखना है हमको। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख लो कि व्यायाम के पहले, मैं वाक्य नहीं लिखवा रही हूँ, थोड़ा वाक्यांश ले रही हूँ बस, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा, अरे लिखना है भाई, किताब के बिना, देखो ये कह रहा है संबद्ध संबंध बोधक अवयव वो कहलाएगा जो संज्ञाओं के साथ, यानी संज्ञाओं के बाद, विभक्ति के बाद प्रयुक्त होता है, यानी जो हमने अभी पहचान की है कि संबंध बोधक शब्द हमारा कौन सा होता है। जैसे वाक्यांश में मान लो कोई चीज आप कह रहे हो, व्यायाम आपने ऐसे बोला, तो यहाँ पर जो ये पहले आया है, इस पहले से पहले यहाँ पर क्या आ गया, कारक चिन्ह, तो ये इस समय हमारा संबंध बोधक है, हमें पता है, लेकिन संबंध बोधक का कौन सा भेद है, संबद्ध, ठीक है। किताब के बिना, मान लो किताब के बिना तो हम पढ़ नहीं सकते, हमने ऐसे वाक्य बोला, तो उसमें ये जो आ रहा है बिना, तो इस बिना से पहले यहाँ पे के कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा क्या रूप कहलाएगा, संबद्ध कहलाएगा। और अनुबद्ध क्या हो जाएगा, ये संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आता है। अब संज्ञाओं के विकृत रूप का मतलब क्या है वो लिख लो, ये लिख लिया, चलो संज्ञाओं का विकृत रूप लिख लो। विकृत रूप का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ विकृत रूप का मतलब है उसका वचन या उसका लिंग परिवर्तन होने के बाद। अधिकतर तो वचन में आता है, यानी एक वचन से बहुवचन में जब संज्ञा आती है हमारी, तब आता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं जैसे कई दिनों तक, कई दिनों तक, अगर हमने ये प्रयोग किया तो यहाँ पर जो ये तक है, ये संबंध बोधक का कौन सा रूप है, अनुबद्ध, ठीक है, इसको हम कहते हैं। या जैसे हमने कहा रात भर शब्द हमने दिया, जो शब्द लिया था रात भर, तो बिना कारक चिन्ह, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि संबद्ध जो हो गया उसमें कारक चिन्ह आ गया पहले, और इसमें कारक चिन्ह नहीं होगा, तब आ जाएगा, ठीक है, तो संज्ञा के साथ लगा हुआ, तो ये हमारा हो गया अनुबद्ध। और ये आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इसका कोई मायने तो है नहीं कि इसे क्या दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके भेद बना दिए गए हैं कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद बना दो, जिसमें आपके दे दिए 13 भेद, ठीक है। कालवाचक, अब कालवाचक में वो शब्द आ जाएंगे जो समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक, इसमें वो शब्द आ जाएंगे जो स्थान का बोध कराते हैं। सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक का मतलब है जो उसके जैसा दिखने वाले शब्द, जैसे समान, तरह, भांति, योग्य, ये शब्द जो है उसके जैसा, समान को दिखाते हैं, समानता को, ठीक है। चौथा आ गया तुलनावाचक, तुलनावाचक में हो गया जो तुलना को दिखाते हैं, ठीक है। दिशावाचक में आ जाएगा जो दिशा की ओर बोध कराएंगे, तरफ, पार, और, आसपास। साधनवाचक में आ जाएगा जो उसके साधन, जैसे सहारा, सहारे, या द्वारा, या जरिए, या माफत, मतलब उसके कारण, उसके साधन की वजह से, ठीक है। हेतुवाचक में आ जाएंगे उद्देश्य को दिखाने वाले शब्द, जैसे निमित्त, या वास्ते, या लिए, या हेतु, ऐसे शब्द आते हैं। और विषयवाचक में आ जाएंगे जैसे लेखे, बाबत, भरोसे, ठीक है। इसके बाद आगे पॉइंट दिया हुआ है जैसे व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक वाचक में शब्द आ जाएंगे जैसे बिना, अलावा, या सिवाय, मतलब छोड़ने की बात जिन शब्दों की हो, यानी वो छोड़ते हुए हों। फिर दिया है विनिमय वाचक, ये अनुस्वार टाइपिंग मिस्टेक है, इसे काट लीजिए जो बिंदी लगी हुई है। विनिमय वाचक मतलब जो एक दूसरे के बदलने वाले भाव को दिखाएंगे, जैसे जगह, इसकी जगह ये, या इसके बदले ये, ठीक है। फिर शब्द आता है विरोधवाचक, इसमें वे शब्द आ जाएंगे जो विरोध को दिखाते हुए होंगे। सहचरवाचक में आ जाएंगे जो साथ आने वाले शब्द होते हैं, साथ देने का, जैसे सहित, साथ, समेत, इस तरह से।
संग्रहवाचक की बात हम करेंगे जो ऐसे शब्दों को दिखाएं जिसमें एक चीज़ों का मतलब एक जगह इकट्ठा होने का बोध होगा, जैसे मात्र या पर्यंत या भर या तक। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो हैं अर्थ के आधार पर हैं और ये भी आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों का ध्यान नहीं है, पता है कैसे चल रही है ये हाँ ये क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? पता है एक बात मैं बता रही हूँ, जो क्लास में आप बैठे रहते हो ना, मैं यहाँ पढ़ा रही होती हूँ, बहुत आराम से सुन रहा है बच्चा, यहाँ ऐसे सुन रहा है, ऐसे देख रहा है, और उतने मैं देखने मात्र से बता देती हूँ क्लास में इसका दिमाग है या कहीं और खोज घूम रहा है। आपके आंखों की पुतलियां बता देती हैं कि आप कितना तरीके से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं सारी चीजें। तो मेरी नजर से थोड़ा सा बच लिया करो, ठीक है? मुझे मत बताया करो अपने अंदर का, मुझे सबके बारे में पता चलता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी से, है ना? पर यही है कि अब मैं कितना डांटूं आप लोगों को या कितना टोकूं, फिर ये रहेगा कि अरे निधि मैम तो टीचर ना हो गई, सास हो गई, बस हर बात में टोकती 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 रहती है ना? तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, चलो ठीक। हाँ, पंखे से नींद आ रही है तो बंद कर दो। चलो देखो आगे, देखो पॉइंट नंबर 3 हमारा कह रहा है, अच्छा मैंने ये आप लोगों को गलती की कि पहले ही बता दी कि ये परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए मैं ही बोल रही हूँ, बेफिक्र होकर बैठ गया, परीक्षा में आना तो है ही नहीं, क्या दिमाग लगाना है इधर? हाँ पहले पहले इसको पूरा चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद बताऊंगी इसमें चीजें क्या है। थोड़ा डरना भी तो चाहिए ना हिंदी से। अब आप लोगों ने क्या किया, हिंदी समझ में क्या आने लगी, आप लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी, तो हिंदी ने कहा बेटा थोड़ा संभल के, मैं भी कुछ हूं, तो अपना रूप दिखा रही है ना, वो दिखाना है आपका रूप। चलो देखो ध्यान दो, मेरी पुरानी किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, उसमें मक्खन है, ठीक है, उसमें मक्खन है। नहीं चेंज नहीं, मैं बता तो रही हूँ ना, जिसको मैं छोड़ने के लिए बोल देती हूँ उसको आप लिख सकते हो कि नहीं है, जहां मैं कहती हूँ कि ये करना है इस पे स्टार डाल दो, उसका मतलब यही है फोकस। अब बात यही है ना कि आते हैं स्टूडेंट ऐसे करके, मैम XYZ सर ने तो यही पढ़ाया आपने नहीं पढ़ाया, मैम उन्होंने ये पढ़ाया आपने तो ये नहीं पढ़ाया। अब मैं सुनते सुनते पक गई, मैंने उस मक्खन को उठा के दही में डाल दिया, ये लो ठीक है, अब पढ़ो मजे करो। तो बात ये, अच्छा लेवल समझने का पुराने वाले छात्रों से उतना ही डाउन है, लेकिन पढ़ने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा दूसरे से तुलना। और सबसे ज्यादा खतरनाक वो छात्र होते हैं जो तुलना करते हैं टीचर की टीचर से, किताब की किताब से, वे बैठ जाएंगे और बैठ के ये सारी चीजें, और वो तुलना करने में 2-3 साल निकाल देते हैं, और फिर 2-3 साल के बाद जब बाद में समझ में आता है, मतलब कुछ दिमाग में समझ में आता है, तब कहते हैं यार टाइम वेस्ट कर दिया, यही वाली किताब अच्छी थी जो मिली थी। तो अब आप लोग सोच रहे जैसे करना है आप लोगों को, ठीक है? अब देखो उत्पत्ति या रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर जब हम इसको भेद करते हैं तो 2 भागों में बांट लेते हैं। फिर से आ गया मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। इसमें भी बिल्कुल जैसे पहले रहा है, मूल तो क्या रहेंगे जो ओरिजिनल है, और यौगिक रहेंगे जो किसी के मेल से बने हैं, ठीक है? तो यहाँ हम देखते हैं ऐसे अवयव जो किसी अन्य शब्दों के योग से निमित्त नहीं होते, बल्कि अपने मूल रूप में ही यथावत बने रहते हैं, मूल संबंध बोधक कहलाते हैं, और इनकी संख्या बहुत कम है। ध्यान रखिएगा, बिना, बिन, पर्यंत, पूर्वक, ये 2-4 ही शब्द हैं आपके जो किसमें रहते हैं, संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं, और यही मूल है। इसके बाद जितने भी आप लोगों ने पढ़े हैं वो सब के सब यौगिक कहलाते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं, ऐसे संबंध बोधक अवयव जो किसी अन्य शब्दों या शब्द के भेदों, जैसे संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, के मेल से बने होते हैं, यौगिक संबंध बोधक कहलाते हैं। अब इसमें जैसे अपेक्षा, समान, योग्य, ऐसा, उल्टा, तुल्य, मारे, चलते, कर, जीने, पीछे, पर, आगे, ये सारे शब्द जो दिए हैं ये सबके सब क्रिया विशेषण थे, याद होगा अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया है तो, उनसे बने हुए हैं। तो अब इनमें अगर परीक्षक पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछना, लेकिन मॉक टेस्ट में ऐसे रख दिया है, निम्न में से यौगिक संबंध बोधक बताइए चारों में से कौन सा है। अब आपको मिलेंगे वही जो किताब में जैसे दिए है ना यहाँ पे, तो बिना, बिन, पर्यंत, पूर्वक, ये आपके मूल में आ जाएंगे, तो ये याद रखना है। बाकी उसके बाद 4 ये रख के कि इनमें से बताना है मूल संबंध बोधक कौन सा है। एक तरफ रखा है अपेक्षा, समान, योग्य, और एक रख दिया बिना, तो आपका उत्तर जो है फिर क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट में ये बना दिए हैं, जबकि जो परीक्षक आपको पूछता है वो पूछता है वाक्य के अंदर प्रयोग करके कि इसमें ये अविकारी शब्द कौन सा है, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले बताया। तो कुल मिला के जो आपका संबंध बोधक है उसमें कितना याद करना है बताइए मुझे। संबंध बोधक की जो मैंने आपको परिभाषा बताई,
आपको जो 4 उदाहरण लिखवाए और जो आपको ट्रिक बताई है कारक चिन्ह वाली, बस उतना ही याद करना है आपको। किसके अंदर? संबंध बोधक के अंदर। बाकी और जो हैं ये आपके नजर में आ गई है कि हाँ इसके कुछ भेद भी करके होते हैं। इच्छा हो पढ़ने की तो पढ़िएगा, इच्छा नहीं है पढ़ने की तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब किताब में कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं तो खुशी भी मिलती है, अच्छा इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, तो कुछ माइनस होगा तो अच्छा लगेगा। चलो, अब इसके बाद आता है हमारा अगला समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक अवयव शब्द ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके दोनों ही 2 आधारों पर इसके भेद किए जाते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, दोनों ही इसके महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों से ही परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समुच्चय बोधक अवयव का नाम से याद रहेगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नाम जैसे शब्द रहेंगे उसी से आपको पता चलेगा। जो अव्यय शब्द शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। क्या बात कर रहे हो तुम ऐसे? पीछे वाला भी करूं क्या? ठीक है, चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पर। तो जो समुच्चय बोधक का मतलब है, क्या मतलब है? जोड़ना। जो शब्दों को जोड़े या वाक्यांशों को जोड़े या वाक्यों को जोड़े, वो हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। इसके भेद होते हैं, 2 आधारों पर हम इसके भेद करेंगे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो सबसे पहले समानाधिकरण पर करते हैं। तो समानाधिकरण क्या कह रहा है कि जो अवयव शब्द बराबर पद के यानी समान पदीय बराबर पद के मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। बराबर पद के मुख्य वाक्यों का मतलब क्या है कि दोनों तरफ या तो संज्ञा या संज्ञा होगी, ठीक है, या एक जैसे शब्द होते हैं, विशेषण वाले तो विशेषण से, इस तरह के एक जैसी कार्य करते हुए, ठीक है, तो उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव में रखते हैं। इसके 4 भेद हैं, कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। नाम से पहचान सकते हो, ये है परिणाम। अभी तक हम पढ़ते आए हैं परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, तो दोनों में अंतर रखिएगा। संयोजक का मतलब है जोड़ना, विभाजक का मतलब होता है तोड़ना, अलग अलग करना, और विरोध का मतलब होता है उल्टा दिखाना, ठीक है, और परिणाम का मतलब है उसका रिजल्ट दिखाना। अब यहां पे हम देखेंगे संयोजक समुच्चय बोधक हमारा क्या होता है? ये वे अविकारी शब्द होते हैं जो पदों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और इनकी संख्या 4 है, और, तथा, एवं, व, ठीक है। इन चारों को ही अंग्रेजी भाषा में आप जानते हो एंड के नाम से, ठीक है। तो इन चारों का एक ही अर्थ है, एंड। आप और का प्रयोग करो, एवं का करो, तथा का करो, व का करो। हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयोग होता है और, क्योंकि तथा एवं व ये संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, तो संस्कृत से यहाँ पर आए हैं। चलो वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें हम, हाँ जी तीनों, ठीक है, और जो है वो हमारा हिंदी का है। जैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, अजय पढ़ रहा है तथा विजय सो रहा है। दूसरा वाक्य, रचना और जया स्कूल जा रही थी। अजय पढ़ रहा है तथा विजय सो रहा है, रचना और जया स्कूल जा रही थी। देखो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ ये हमारा क्या है? वाक्य है, और ये हमारा क्या है? वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है तथा। अब इस तथा की जगह और भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तथा ही आएगा, इसकी जगह एवं भी आ सकता है, इसकी जगह वह भी आ सकता है, ठीक है। रचना और जया, रचना एक शब्द है, जया एक शब्द है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम और ने किया है। अब इस और की जगह तथा आ सकता है, एवं आ सकता है, या वह भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कर रहे हैं? वाक्य या शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये संयोजक हो गए, ठीक है। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। चाहो तो इसका ब्रैकेट में अर्थ लिख लेना ताकि आपको याद रहे रिवीजन के टाइम, ठीक है। लिख लिया ये? आगे देखो, दूसरा देखते हैं हम।
हो गया ये? चलो देखो, पॉइंट नंबर 2, विभाजक या विभक्त समुच्चय बोधक। विभाजक यानी अलग करना। ये वाक्य को जोड़ रहे ही होते हैं, लेकिन जोड़ कर भी क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। इसमें देखेंगे परिभाषा कहती है ये वे शब्द होते हैं जो पदों या वाक्यों को जोड़कर भी अलग अलग व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, या, अथवा, नहीं तो, चाहे आदि। ठीक है, इस तरह के शब्द हैं हमारे, वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें। जैसे वाक्य है, सीमा अथवा राजू इस कविता को जानता है। बताइए, वाक्य सही है, वाक्य में अशुद्धि है? सीमा अथवा राजू इस कविता को जानता है। हम्म, वाक्य सही है, लिख लो चुपचाप। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखो। दूसरा वाक्य लिखो, मैं आज बाजार जाऊंगा या घर में बैठकर मैच देखूंगा। मैं आज बाजार जाऊंगा या घर में बैठकर मैच देखूंगा। वाक्य शुद्धिकरण में इस तरह के वाक्य आप लोगों को मिलेंगे। ध्यान दो, आप लोग कह रहे हो कि जानते हैं ये होना चाहिए, और आप बोलते भी हैं हम ऐसे। जब यहाँ पे अथवा हो गया, तो अथवा में कह रहा है या तो सीमा या तो राजू। ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो जब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, तो हमारी क्रिया भी तो एक वचन ही रहेगी। अगर यहाँ होता सीमा और राजू, तो जानते हैं होता। ठीक है, तो हमारा जो, अगर हम राजू को यहाँ कर दें और सीमा को यहाँ कर दें, तो जानती है आ जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है अथवा के बाद जो उद्देश्य होगा उसी के अकॉर्डिंग विधेय होगा। ठीक है, तो अथवा से पहले चाहे जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं। जब हमने कह दिया या, तो या के बाद जो बाकी बचेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ भी रहा है, और जोड़ते हुए क्या कर रहा है, वाक्य को अलग भी कर रहा है। हमको पता चल रहा है कि दोनों में जो काम होगा वो क्या होगा, अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीमा अथवा राजू इस कविता को जानता है, सॉरी। तो यहाँ पर जो आ रहा है, या तो सीमा या तो राजू, दोनों को जोड़ भी रहा है और जोड़ के अलग भी कर रहा है। ऐसे ही मैं आज बाजार जाऊंगा या घर में बैठकर मैच देखूंगा। कौन सा काम करना है, कोई एक करना है, या तो बाजार जाना है या तो मैच देखना है। ठीक है, तो कोई एक, तो जोड़ते हुए भी क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा अथवा या ये हमारा कौन सा शब्द कहलाएगा, विभाजक कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम वाक्य प्रयोग करते हैं, चाहे तो मैं ये करूंगा, चाहे तो मैं ये। ठीक है, तो वो चाहे जो है वो भी क्या दिखा रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, नहीं तो जो शब्द आता है, मैं आज घर जाऊंगा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है इतना दिमाग ना लगाया करो। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलो अब आगे देखो, तीसरा पॉइंट आता है हमारा विरोध दर्शक। विरोध दर्शक मतलब विरोध जताने वाला। तो क्या कह रहा है ये कि ये पहले वाक्य के विषय का निषेध करके अन्य विषय को सूचित करते हैं, अथवा जो पहले कथन का विरोध कर दूसरा प्रकट करे उसे हम विरोध दर्शक कहते हैं। इसके अंदर उदाहरण आ रहे हैं हमारे, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, पर। तो जब ये किंतु परंतु ये सारे शब्द हम लगाते हैं, तो ये हम वहीं पे लगाते हैं जहां हमें वो काम
नहीं करना होता है, ठीक है, तो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वाक्य प्रयोग करेंगे हम इसमें। चलो वाक्य लिखते हैं और समझते हैं। जैसे उसने मुझे पहले ही बता दिया था परंतु मैंने विश्वास नहीं किया। दूसरा वाक्य, मैं उसे दिल्ली भेजना चाहता हूँ किंतु मेरे पास धन नहीं है। आप देख रहे हैं, पहला वाक्य उसने मुझे पहले ही बता दिया था, एक वाक्य कहा है, लेकिन जब यहाँ पे दिया है परंतु मैंने विश्वास नहीं किया, तो यानी पहली बात को निषेध किया है, इसी वजह से तो विश्वास नहीं किया। दूसरा, मैं उसे दिल्ली भेजना चाहता हूँ किंतु मेरे पास धन नहीं है। जब धन नहीं है तो पहली बात क्या होगी, निषेध ही होगी, यानी हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर परंतु, किंतु, लेकिन, ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, विरोध दर्शक, जो एक बात का दूसरी बात के द्वारा मतलब विरोध दर्शाते हो। अब इसके बाद आता है हमारा परिणाम दर्शक। ये शब्दों में नहीं आता। ये वाला जो शब्द वाला जो है हमारा और तथा, यानी हमारा संयोजक और विरोध सॉरी विभाजक, ठीक है, तो ये ही हमारे आते हैं। ये वाक्य तो ये पूरे वाक्य के लिए आते हैं, ठीक है। आता है हमारा परिणाम दर्शक, समुच्चय बोधक। इस प्रकार के शब्दों में पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नजर आता है, अथवा जो किसी बात का परिणाम प्रकट करे उसे हम परिणाम दर्शक कहते हैं। यानी जो क्या दिखा रहा है, एक तरह से परिणाम दिखा रहा है किसी बात का। तो इसमें आ जाते हैं जैसे इसलिए, क्योंकि, जो कि, अतः, अतएव या सो, ठीक है, इस तरह के शब्द। जैसे वाक्य प्रयोग करो, तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम पढ़ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने पापा को बताया। दूसरा वाक्य, लिखो, वह परीक्षा में सफल हो सका सफल हो सका क्योंकि उसने अधिक मेहनत की थी। वह परीक्षा में सफल हो सका क्योंकि उसने अधिक मेहनत की थी। हम देख पा रहे हैं तुम पढ़ नहीं रहे थे। अब इस चीज का क्या परिणाम हुआ आगे, पापा को बता दिया गया है, इसलिए इसने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, ठीक है। उसका परिणाम, वह परीक्षा में सफल हो सका, ये परिणाम जो है ये किस बात का परिणाम है, उसने अधिक मेहनत की थी, इसलिए वो क्या हो सका, सफल हो सका। तो मेहनत की तो क्योंकि उसने मेहनत की थी, ठीक है। तो एक वाक्य का जो परिणाम है वो दूसरे वाक्य में दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले वाक्य का दूसरे में दिखेगा, कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिखता है, पहले भी दिख सकता है और बाद में भी। और ये जो इसलिए और क्योंकि वाला जो आपका पॉइंट आता है, तो इसलिए जो शब्द है वो परिणाम को बाद में दिखाता है और क्योंकि जो है वो परिणाम को पहले दिखाता है। तो ये शब्दों का इसमें फेर है। अब देखो, ये जो आपका पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो जिस तरह का यहाँ पे बांटा गया है, ये वर्गीकरण थोड़ा सा मेरी समझ से मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है। इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये बांटा हुआ है जिस तरह से।
जब हम चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो ये जो त्रुटि है ये हमारी तभी उत्पन्न होती है, हमें तभी समझ में आती है, जो कि आगे आप लोगों को परेशान करेगी। इसमें एक पॉइंट है जो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि उससे संबंधित ऐसे प्रश्न आए हैं और आप पूछें कि मैम उसका समाधान बताइए, तो मेरे पास उसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे वो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या प्रॉब्लम आती है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके बाद हमारे कुछ वाक्य और ऐसे कुछ ऐसे शब्द रह गए हैं हमारे समुच्चय बोधक जो इस भेद में हमारे नहीं दिए हैं, वो हमको मिलेंगे इस दूसरे भेद में। ठीक है, व्यधिकरण के अंदर। और व्यधिकरण में फिर जब इसका भेद करेंगे तो जिस पॉइंट को आप लोगों ने परिणाम दर्शक में पढ़ा है वही वाक्य आपको कारणवाचक में फिर से मिलेंगे। अब जब वो परीक्षा में प्रश्न करता है तो वो परिणाम दर्शक भी विकल्प में रखता है और कारणवाचक भी विकल्प में रखता है, और जब ये दोनों विकल्प में आ जाते हैं वहां छात्रों के सामने प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उत्तर तो दोनों ही हैं उसके, क्योंकि जो शब्द उसमें आ रहे हैं वही शब्द इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन वो उनमें से किसी एक का चुनाव करता है, और अधिकतर जो परीक्षा में देखा गया है वो कारणवाचक का चुनाव करता है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अगर भविष्य में कभी ऐसा दोनों टकरा जाए तो कारणवाचक ही चुनना। अब कैसे आगे समझ लो, इसको बता देती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, जो अभी तक आपने 4 समझे ये आपको समझ में आए? इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको डाउट पैदा करेगा। अभी जो आगे आप पढ़ने जा रहे हो इसमें भी कुछ नहीं है जो डाउट पैदा करेगा। बस ये आपस में एक दूसरे को जो क्रॉस करते हैं वो पॉइंट है जो आपको समझना है। जब हम व्यधिकरण की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो अव्यय मुख्य वाक्य को दूसरे ऐसे उपवाक्य से मिलाते हैं जिस पर वह अर्थ व्यक्त करने के लिए निर्भर होता है उसे व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। इसके भी 4 उपभेद हैं। मतलब हम यहाँ अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोनों के आधार को, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पहला आधार था वो केवल शब्द के बारे में बता रहा था, ठीक है, कि शब्द से वाक्यांश के लिए, और दूसरा आधार जो है वो उपवाक्य की बात कर रहा है। तो अगर हम इस आधार पे भी चलें तो अभी तक हमारे उपवाक्य आ चुके हैं, जो हमारा परिणाम दर्शक है उसमें तो उपवाक्य ही आए ना, 2 वाक्यों को ही जोड़ा गया है तभी हमारा वो उत्पन्न हुआ है। तो इसकी ये परिभाषा लिख तो दी है लेकिन परिभाषा इसकी एकदम से फिट नहीं बैठती है। पर अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे भेद को कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो चलो देखते हैं। कारणवाचक पहले दिया है पॉइंट, जो अव्यय दो जुड़े हुए वाक्यों के कार्य का कारण यानी उसका परिणाम प्रकट करते हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वही परिणाम वाले ही हैं। एक वाक्य का परिणाम यानी उसका रिजल्ट दूसरे वाक्य में प्रकट होगा, उसको प्रकट करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कारणवाचक कहते हैं। उदाहरण में आपका फिर दोबारा से वही शब्द दिए, यहाँ पे दिया है क्योंकि, जो कि, चूंकि, इसलिए। अब सेम चीज है हमारी जैसे लिखी गई है, तो हम इसको आराम से उसी में लिख देंगे। जैसे लिखेंगे वाक्य प्रयोग लिख लीजिए, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो इसलिए है, अगर हमसे पूछा जाए कि यह कौन सा समुच्चय बोधक है तो हम कहेंगे कि यह हमारा कारणवाचक है। कारणवाचक कैसे हुआ? उसे पसंद नहीं करता कोई, इसका कारण क्या है? उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये क्या दिखा रहा है? कारण। ठीक है, उस तरीके से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका परिणाम क्या है? कि उसे कोई पसंद नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ रही हैं। अब डाउट यहाँ पे यही चीज़ हो जाती है कि आप चाहे कारण बताएं चाहे उसका परिणाम दिखाएं, वाक्य एक ही आना है, भाव एक ही प्रकट होना है। तो जिस भी विद्वान ने इसको यहाँ पे बनाया उन्होंने तुलना नहीं की, और मैं वही कहती हूँ कि जहाँ भी प्रॉब्लम आई है प्रॉब्लम वहीं आई है जहाँ पीछे से तुलना नहीं की है। तुलना करके समझना चाहिए कि चीज़ें एक दूसरे को कैसे क्रॉस कर रही हैं। अगर एक जैसी होती हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट डालना चाहिए जिससे कि हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वो उसमें अंतर कर सकें, या फिर परीक्षा में उस तरह का प्रश्न नहीं आना चाहिए। तो अब ये दोनों आप समझ गए, परिणाम दर्शक और कारणवाचक। अब इनमें जो समस्या आती है वो क्या आती है? ये वाक्य देगा, अक्सर आपका इसलिए वाला वाक्य आया है परीक्षा में, दोनों विकल्प में होता है, परिणाम दर्शक भी होता है, कारणवाचक भी होता है। अब जब बच्चा समझता है तो कोई भी उत्तर लगा सकता है, जो उसकी नज़र में पहले पड़ा वो दोनों लगा सकता है, और दोनों ही आते हैं हमारे। लेकिन परीक्षक दोनों उत्तरों को सही करने की बजाय किसी एक को सही करता है और आगे बढ़ जाता है, और उस पर क्लेम भी नहीं कर पाते। तो अधिकांश तो देखा गया है कि कारणवाचक को वो सही करके चल जाता है,
और एकाध यदा कदा परिणाम दर्शक भी हमें देखने को मिला है। तो मैं तो अभी आपसे कहूँगी पुराने उत्तरों को देखते हुए कि अगर कभी आपके सामने ऐसे हो तो आप कारणवाचक को पहले लगा देना। इसमें और कोई पंगा नहीं है, बस पंगा यही है, बाकी और सब अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना। अब गलती मत करना फिर कभी बाद में ये कहो कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक ही है, विकल्प में दोनों मिलेंगे तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? कारणवाचक। ठीक है, उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक हमारा क्या कहता है? जो अव्यय दो वाक्यों को संयोजित कर उसका उद्देश्य या कारण को प्रकट करते हैं वे उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि, जो, ताकि। ठीक है, वाक्य प्रयोग करो इसमें। मैं घर से बाहर निकला, मैं घर से बाहर निकला ही था कि ओले पड़ने लगे। मैं घर से बाहर निकला ही था कि ओले पड़ने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा की आएगा ये किस में आ जाएगा? हमारा उद्देश्यवाचक में। ठीक है, इसे हम रखेंगे उद्देश्यवाचक। इसको ऐसे याद रख लेना, इसमें आपको ये जैसे कह रहा है ना कि उनका उद्देश्य या उनका कारण प्रकट करता है। यहाँ पे अगर आप इस भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो भाव और इसके वाक्य प्रयोगों से ना कुछ लेना देना समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए ना आप ये 3 शब्दों को याद कर लीजिए, और ये 3 शब्द ही हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो, की और ताकि, ये शब्द दिए हुए हैं, जहाँ वाक्य में दिख जाए कौन सा हो जाएगा ये? उद्देश्यवाचक। ठीक है, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं। अब आता है पॉइंट नंबर 3, संकेतवाचक समुच्चयबोधक। संकेतवाचक समुच्चयबोधक क्या कह रहा है? इस प्रकार के शब्दों से दो वाक्यों के बीच आपस के संबंध को दिखाया जाता है। मैंने आपको इस संकेतवाचक शब्द के बारे में पहले से ही बताया था। चाहे संकेतवाचक मतलब हमारी क्रिया की बात हो, चाहे वो हमारा काल दिखाए, चाहे वो हमारा पक्ष दिखाए, चाहे वो वृत्ति दिखाए, जहां आपको संकेत दिख रहा है, शब्द जैसे ही संकेत आ जा रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका सर्वनाम में आए या किसी और चीज में, संकेत का मतलब है जोड़ा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब इसमें भी समुच्चय वाचक के अंदर आ गया ना, समुच्चय बोधक के अंदर कि संकेत वाचक, तो इसमें भी आपका जोड़ा, और जोड़ा हमेशा साथ रहेगा। ये वे शब्द हैं जैसे यदि के साथ तो रहेगा, जैसा के साथ वैसा, जहां के साथ वहां, जो के साथ सो या वो, यद्यपि के साथ तथापि। तो जब आपको किसी वाक्य के अंदर ये दो इस तरह से मिलेंगे, वहां पर हमारे जो अविकारी शब्द में आएंगे वो संकेत वाचक समुच्चय बोधक शब्द होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख लीजिए, यदि मैं अरुण से मिलूंगा, यदि मैं अरुण से मिलूंगा तो तुम्हारा संदेश दे दूंगा। यदि मैं अरुण से मिलूंगा तो तुम्हारा संदेश दे दूंगा। दूसरा वाक्य लिख लो, जहां तुम जाओगे, जहां तुम जाओगे, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी आऊंगा। जहां तुम जाओगे वहां मैं भी आऊंगा। ठीक है, तो इसमें जहां और वहां दोनों एक साथ आ रहा है, और इसमें यदि और तो दोनों आ रहा है। वाक्य शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से भी याद रखिएगा इनको। अगर आपका वाक्य शुद्धिकरण ऐसे आ गया कि यद्यपि मैं अरुण से मिलूंगा तो तुम्हारा संदेश दे दूंगा, तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यद्यपि के साथ हमें क्या चाहिए? तथापि। इस तरह से आपकी परीक्षा में जो वाक्य शुद्धिकरण आते हैं इस पॉइंट से, वो ऐसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब मान लो जैसे शब्द दिया है कि जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी आऊंगा, अगर ये लिख दिया वहीं तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसी तरह से इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, जब तब, ठीक है, ये भी आ जाएगा इसी के अंदर। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगला आता है हमारा चौथा पॉइंट, स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक क्या कहता है? स्वरूपवाचक जिन अवयवों से वाक्य में स्पष्टीकरण का बोध होता है उन्हें स्वरूपवाचक कहते हैं। अब इसमें क्या समझना है? कोई जरूरत नहीं है समझने की, क्योंकि समझ पाओगे नहीं। इसके लिए याद रख लो, अर्थात, मानो, यानी, जैसे। एक वाक्य लिख लो इसमें, इसमें एक वाक्य लिख लो, वह ऐसी दिखती है
वह ऐसी दिखती है मानो मीना कुमारी हो। लिख लो। उदाहरण भी ऐसे ही दिए हुए हैं भाई साहब आपके, तभी तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है चीजें। वह ऐसी दिखती है मानो मीना कुमारी हो। जानते हो मीना कुमारी को? अपने पापा जी से पूछना, दादाजी से पूछना, वो जानते हैं। कैटरीना कैफ को जानते हो? हाँ, तो आलिया भट्ट या ऐश्वर्या राय? तो जो तुम्हारे लिए ऐश्वर्या है ना, वो तुम्हारे पापा लोगों के लिए मीना कुमारी है। मतलब मूवियों की शुरुआत जब हुई थी तो टॉप की हीरोइन थी। हाँ, हेमा मालिनी तो आज तक भी काम करते हैं, पर मीना कुमारी आज काम नहीं करती ना, इसलिए गुप्त हो गई हैं थोड़ी सी। आजकल के बच्चों को नहीं पता है कि मीना कुमारी कौन थी। चलो, बात समझ में आ गई। एक और वाक्य लिख लो। हम्म, वह ऐसे चलता है जैसे बीमार हो। वह ऐसे चलता है जैसे बीमार हो। क्या हुआ? हो गया? बड़ी की मात्रा आएगी। बीमार, बीमार नहीं है, बीमार। हम्म, छोटा लिख दिया क्या? बीमार, ठीक है, बड़ी की मात्रा है बीमार पर। तो देखो, ये आपके समुच्चय बोधक शब्द हैं। इसमें जो आपकी परीक्षा में अधिकतर आते रहे हैं, संयोजक आ जाता है, ठीक है, वियोजक आ जाता है, उसके बाद विरोध दर्शक भी आ जाता है। इसके बाद जो एक आता है कारणवाचक, जो मैंने इसमें बताया, दूसरा आ जाता है संकेतवाचक, ठीक है। तो ये आपके टोटल इनसे आते हैं और इनको आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। हाँ जी, हाँ, महत्वपूर्ण है, हाँ। इसमें कौन सा? ये 10 मिनट का नहीं है चैप्टर? प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगी इसमें, बिना प्रश्नोत्तर के काम चल जाएगा क्या? तो फिर अब आपने जो पढ़ा है, जो आपको दौर लगाया है कि बहुत कठिनाई का दौर है, अब उसको एक सरलता पे तो करके छोड़ना है ना। बिना प्रश्नोत्तर के कैसे चल जाएगा काम? अगर ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, तो आपके दिमाग में जो एकदम संकट सा उत्पन्न हुआ है वो वैसा ही रह जाएगा। तो प्रश्नोत्तर साथ में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह, कितना सरल है, बहुत सरल है। इसमें कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या ऐसा कठिन लग रहा है आपको? कल देखते हैं। सारी चीजें आसान हैं, बस आपने पहली बार पढ़ी है ना। आपकी क्लास में इंग्लिश माध्यम के छात्र कितने हैं? ये इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं ना, हाँ। तो इंग्लिश माध्यम के लिए थोड़ा सा कठिन लगता है पहली बार में, लेकिन दोबारा में कुछ कठिन नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।